तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है वैक्सेस से। वैक्सेस क्या होते हैं? सही है, बहुत सिंपल। वैक्सेस आर द वैक्सेस आर कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट भैया? अंडर द कैटेगरी ऑफ, बोलो किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं? अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंपल लिपिड्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात थी। सिंपल लिपिड के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या असाइल ग्लिसरॉल। उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर हम ग्लिसरॉल को मिला दें फैटी एसिड्स के साथ तो क्या बन जाएगा? आपका असाइल ग्लिसरॉल। अब सवाल ये होता है कि वैक्सेस क्या होते हैं? तो वैक्सेस के अंदर भी फैटी एसिड्स होते फैटी एसिड्स होते हैं। वैक्सेस के अंदर भी क्या मौजूद है भैया? वैक्सेस के अंदर भी आपका फैटी एसिड्स मौजूद है। बट ये जो फैटी एसिड्स है ना, ये लॉन्ग चेन है, बड़ी बड़ी लंबी चेन। दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अगर इन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को आप मिला दो किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ, तो क्या बन जाएगा? बोलो। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ग्लिसरॉल के साथ मिला दो तो क्या बन जाएगा? असाइल ग्लिसरॉल। बट अगर मैं इस लॉन्ग चेन फैटी एसिड को किसी एल्कोहल के साथ मिला दूं, लेकिन शर्त यह है कि ये एल्कोहल भी कैसा होना चाहिए? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन। और ये ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? आपका वैक्स बन जाएगा। सर कितनी लॉन्ग चेन? मुझे तो नहीं पता मैं कितनी लॉन्ग चेन की बात कर रहा हूं। भाई कहा यह जाता है कि C14 to C36। अगर मैं क्लासिकली बात करूं तो फैटी एसिड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि कितनी चेन हो चाहिए? C14 to C36। और अल्कोहल के लिए कितनी कार्बन होने चाहिए अप्रोक्सीमेटली? कुछ किताबें कहती हैं C14 to हाँ, C14 to C30। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब आप फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है, फैटी एसिड को अल्कोहल के साथ मिला दो, क्या बनने वाला है भाई? नहीं, केमिस्ट्री के अंदर क्या बनता है? फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ, क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। शाबाश। तो आप ये कह सकते हो कि वैक्सेस आर द ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। हाँ के ना भाई? बोलो भैया। कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। सिंपल हो गया, चलो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, एक कॉल है। ओके सॉरी बच्चों, एक कॉल थी। चलो, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वैक्सेस। और वैक्सेस के अंदर हमने डिस्कस किया वैक्स। वेट बेटा। अच्छा भाई देखो, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वैक्सेस, और वैक्सेस के अंदर मैंने आपको एक बात तो ये बता दी। अच्छा, उसके अलावा हमने एक चीज और डिस्कस की कि वैक्सेस क्या है? बेसिकली दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। अच्छा, अब होता क्या है कि वैक्सेस के अगर मैं बारे में बात करूं तो वैक्सेस हाइड्रोफोबिक होते हैं या हाइड्रोफिलिक होते हैं? तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा कि वैक्सेस आर बेसिकली व्हाट? वैक्सेस आर बेसिकली हाइड्रोफोबिक। आप कभी वैक्स लगा लो और वैक्स के ऊपर जो है वो आप पानी डालना चाहो तो वैक्सेस जो है वो
वाटर रिपेल करते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपकी वैक्सेस के बारे में है, वो ये है कि वैक्सेस आर केमिकली इनर्ट। क्या मतलब? ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे आर केमिकली, दे आर केमिकली इनर्ट। ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहे होते। ये हो गई। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सेस का मेल्टिंग पॉइंट फैट से ज्यादा होता है या कम होता है? सवाल है। हाइड्रो हाइड्रोफोबिक, नॉट हाइड्रोफिलिक। वैक्सेस आर हाइड्रोफोबिक। मैंने अगर ये स्लिप ऑफ टंग हो गया हो तो इसको करेक्ट कर लेना, सही है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो वैक्सेस हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट फैट से जो ज्यादा होता है, लेकिन ये जरा सा हीट करने पर मेल्ट हो जाता है। दे हैव रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फैट्स। ये इतना याद रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ ना भी याद रखो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, केमिकली इनर्ट है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, बस ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज जो यहां पे आप याद रख सकते हो वो क्या, कि हमारे पास जो वैक्सेस होते हैं ना, ये वैक्सेस दो तरह के होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैक्सेस कितनी तरह के? दो तरह के। एक वो वैक्स होता है जो नेचुरली पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल वैक्स। और एक वो होता है जो बनता है, दैट इज कॉल्ड द सिंथेटिक वैक्स। अब नेचुरल वैक्स की क्या एग्जांपल है? नेचुरली आपको वैक्स कहां से मिल सकता है? नेचुरली आपको वैक्स मिलता है प्लांट से, एनिमल से, या मिनरल से। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर प्लांट से, अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट से वैक्स कहां से मिलता है, तो आप कहोगे भाई, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं यहां पे लिखता हूं प्लांट से मिलने वाला वैक्स। तो जल्दी से मुझे बताओ, प्लांट से मिलने वाला वैक्स क्या है? क्यूटिकुलर वैक्स, जो आपको क्यूटिकल पे मिलता है। क्यूटिकल जो है वो वैक्सी लेयर है ना, तो क्यूटिकुलर वैक्स इज अ प्लांट ओरिजिन वैक्स। चलो अब एनिमल की एग्जांपल दो जल्दी से। एनिमल की एग्जांपल दो बी वैक्स, जो आपको शहद की मक्खी के छत्ते पे मिलता है। और अगर मैं आपसे मिनरल का पूछूं, अगर मैं आपसे मिनरल का पूछूं तो क्या जवाब होगा? मिनरल वाला वैक्स। अब मिनरल वैक्स की क्या एग्जांपल है? हाँ भाई, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मिनरल वैक्स? ओजो ओजोकेराइट। ओजोकेराइट, ठीक है, अगर ना भी याद रखो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। सिंथेटिक वैक्स की क्या एग्जांपल्स हैं? सिंथेटिक वैक्स बहुत सिंपल है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपको मिलते हैं। सॉरी, जैसे पैराफिन वगैरह हो गए, वहां से आपको मिलते हैं पेट्रोल। सॉरी बेटा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो, ये तो हो गए वैक्स की बात, क्लियर है भाई? हाँ, स्किन के ऊपर भी वैक्स होता है, बट वो वैक्स नहीं है, वो प्रोटीन है, सही है। चलो, अब आते हैं आगे। अब हम बात करते हैं, आपका सेकंड कैटेगरी कौन सी थी लिपिड की, बोलो भैया। सेकंड कैटेगरी क्या थी? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड? तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड की। उसके अंदर एग्जाम्पल क्या है? फॉस्फो लिपिड। तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के अंदर अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को अच्छे से समझना, क्योंकि अक्सर बच्चे इसके अंदर गड़बड़ कर जाते हैं। चलो,
अच्छा, अब मेरी बातें सुनते रहना और अपने लिए चीजों को आसान करते रहना, सही है? ओके। चलो अब मैं बात करता हूं जरा फॉस्फोलिपिड की। तो याद रखना, फॉस्फोलिपिड आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। क्या मतलब है? ये अक्सर जगह आप लिखा देखोगे कि दे आर द डेरिवेटिव। मैं भी वही जुमला लिख रहा हूं, क्यों? ताकि आपको इसका मतलब समझ में आए। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, दे आर द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड है क्या? बेसिकली फॉस्फोलिपिड बने होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड से। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड है क्या, इसको समझ लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको पता है कि ये मेरे पास है ग्लिसरॉल। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले जरा इसको यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। ओके, सो दिस इज ग्लिसरॉल। मान के चलते हैं ग्लिसरॉल है, ठीक है? ओके। अच्छा, ये क्या है भाई? ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पास कितने कंपाउंड लगाने की इजाजत होती है, कितने सब्सटेंस को जोड़ने की इजाजत होती है? आम जबान में अगर मैं आपसे पूछूं तो ग्लिसरॉल कितनी शादियां कर सकता है आसान जबान के अंदर? 3 कर सकता है। तो मैंने क्या किया, ग्लिसरॉल के साथ 2 लगा दिए फैटी एसिड्स। सॉरी, 2 लगा दिए आपके, हाँ, फैटी एसिड, सही है। ये 2 फैटी एसिड आ गए। अब ग्लिसरॉल की कितनी वैलेंसी बची भाई? 1। तो मैंने यहां पे लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड। सर सवाल ये होता है कि यहां पे अब और कुछ लगने की गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्योंकि देखो, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, इसकी 2 वैलेंसी होती है। एक तो ग्लिसरॉल लग गया इसके साथ, इसके साथ एक और यहां पे कुछ अटैच होगा। यहां पे कुछ ना कुछ अटैच होगा, सही है? काम करते हैं, मैं इसको ही डुप्लीकेट कर। ठीक है भाई, यहां पे कुछ ना कुछ अटैच होगा। चलो, अब यहां पे क्या अटैच हो सकता है? इट इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है? मैं अगर बात करूं तो बहुत कुछ अटैच हो सकता है। यहाँ पे 2 मिनट, अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, ये जरा समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे अब एक वैलेंसी इसकी खाली है ना, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लगा सकता हूँ? यहाँ पे मैं कोलिन लगा सकता हूँ, इथेनॉल अमीन लगा सकता हूँ, इनोसिटॉल लगा सकता हूँ, या कोई अमाइनो एसिड सीरीन वगैरह लगा सकता हूँ, ठीक है? ये डिफरेंट सारे कंपाउंड्स है। अगर मैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको 2 मिनट, इसके लिए मैं पिक्चर भी ले आता हूँ ताकि अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है आप लोगों के लिए। वेट बेटा, पिक्चर अगर मुझे मिल जाती है तो मैं पिक्चर ले आता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बताया फॉस्फेटेटिक एसिड से बने। अब सवाल ये होता है कि इस यहां पे क्या लगेगा? यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स। यहां पे क्या क्या लिख सकता है, यहां पे क्या क्या लग सकता है? देखो, यहां पे आपके 4 मेजर कंपाउंड जो है वो लग सकते हैं, 4 मेजर सब्सटेंसेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकता है? यहां पे जुड़ जाए कोलिन, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है। हो सकता है यहां पे अटैच हो जाए कोलिन। कोलिन क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस। अगर कोलिन अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा ये? फॉस्फोलिपिड। लेकिन इस फॉस्फोलिपिड का कोई ना कोई नाम तो होगा ना? क्या नाम होगा? बता सकता है कोई मुझे?
एनीवन? अभी हम डिस्कस भी करेंगे इसको। क्या कहूंगा? फॉस्फेटिडाइल कोलीन, शाबाश। इसका एक और नाम भी है वैसे। लेसिथिन, शाबाश। जिनको पता है ना, बहुत अच्छी बात है। और यहां पे क्या लग सकता है? हो सकता है यहां पे, मैंने आपको बताया, एक तो लग जाए कोलीन, हो सकता है कि यहां पे कोलीन लग जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? यहां पे लग जाए कोलीन। हो सकता है, मैं अगर यहां बनाऊं साथ साथ, तो कोलीन लगने की पॉसिबिलिटी है। और क्या लग सकता है यहां पे? और यहां पे लग सकता है आपका, आ, अगर मैं बात करूं यहां पे, और आपका लग सकता है इथेनॉल अमीन, जो कि क्या है? एक अमाइनो अल्कोहल है। इथेनॉल अमीन, अमाइनो अल्कोहल, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अगर इथेनॉल अमीन लग गया तो क्या बन जाएगा? बोलो। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन। ठीक है। हो सकता है यहां पे क्या लग जाए? यहां पे आपका लग जाए इनोसिटॉल, जो कि अगेन एक अमाइनो अल्कोहल। इनोसिटॉल लग जाए, जो कि अगेन एक अमाइनो अल्कोहल है। अगर ये लग गया तो क्या बन जाएगा? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। चलो, और क्या लग सकता है? चार चीजें लग सकती हैं, चार में से कोई एक होगी। यहां पे सीरिन लग सकता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। अगर ये लग गया तो क्या बन जाएगा? फॉस्फेटिडाइल सीरीन, अमाइनो एसिड है। सही है। चलो, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जरा इंपॉर्टेंट चीजें, इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर आप सुनते जाना मेरी बात, ठीक है? अब मैं काम करता हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से कॉपी करता हूं, ताकि आप लोगों को मैं एक एक चीज डिटेल में समझा सकूं। कंट्रोल सी। सही है। चलो, एक और यहां पे लगाते हैं, और एक और यहां पे। अब मेरे साथ ग्रुप जोड़ते जाना और मुझे बताते जाना क्या बनता जा रहा है। सही है। चलो, लेट सपोज मैं मान के चलता हूं, मैंने यहां पे एक्स की जगह लगा दिया कोहली। बताओ अब क्या बन गया? मैंने यहां पे लगा दिया कोहली, ये क्या बन गया भाई? बोलो भैया। ये बन गया आपका फॉस्फेटिडाइल कोलीन। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसका दूसरा नाम है लेसेथिन। क्या इंपॉर्टेंस है इस लेसेथिन की? बोलो भैया। एग वाइट में होता है, और कहां मिलता है? ह्यूमन बॉडी में होता है। बिल्कुल होता है। कहां होता है? आई वुड बी रियली इंप्रेस बाय समवन अगर कोई मुझे बता देगा कहां होता है। ये आपका बाइल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये बाइल में होता है। और कहां होता है? डीएनए में भी नहीं होता भाई। डीएनए में कहां लेकर जा रहे हो? बाइल में होता है। और कहां होता है? सेल मेम्ब्रेन में तो फॉस्फोलिपिड है ही भाई। और कहां होगा? लंग सरफेक्टेंट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना इसके बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको यहां पे बतानी है, वो क्या है। ये आपको मिलेगा नंबर वन, ये आपको मिलेगा एज अ लंग सर्फेक्टेंट। ये लंग सर्फेक्टेंट क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस इतना भी इसकी इंपॉर्टेंस सुन लो। लंग सर्फेक्टेंट। चलो, ये हमने बात कर ली फॉस्फेटिडाइल कोलिन की। अब आ जाओ किसके ऊपर, फॉस्फेटिडाइल एन, और यहां पे मैं लगा देता हूं, चलो एक्स की जगह यहां पे मैं लगा रहा हूं इथेनॉल अमीन। अब क्या बन जाएगा, बोलो भाई। इथेनॉल अमीन क्या बन जाएगा, आसान है भाई, बोलो। फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल मैं यहां पर लिखता हूं। ये बन गया फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन, आसान जबान के अंदर। इसका दूसरा नाम पता है किसी को, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन का दूसरा नाम, इसको आप कहते हो सिफेलिन। सो दिस इज नथिंग बट सिफेलिन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिफेलिन कहां मिलता है आपको, सिफेलिन आपको मिलता है ब्रेन के अंदर, और ये ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करता है। इट इज मोर फाउंड इन द ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। सॉरी बच्चों, इंटरनेट वो हो गया था, इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया था, कोई मसला नहीं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फेटिडाइल सीरीन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये ब्रेन के अंदर मिलेगा, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह रख दूं क्या, एक्स की जगह तीसरी चीज क्या थी, हाँ भैया बताओ मुझे, व्हाट इज द थर्ड थिंग, क्या थी भाई, एक तो इनोसिटॉल था, तो यहां पे मैं रख देता हूं इनोसिटॉल। क्या बन गया, आसान है। हाँ भाई क्या बन गया, फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, तो यहां पे बन गया फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। इंपॉर्टेंस बताओ इसकी, इंपॉर्टेंस बताओ इसकी, मैं चाहता हूं आप लोग बोलो। इसका दूसरा नाम किसी को पता है, इनोसाइट कहते हैं वैसे इसे, लेकिन दूसरा नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के अंदर, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के अंदर आपका जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ, अगर मैं सीरीन लगा दूं तब क्या बन जाएगा, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, ठीक है। चलो अब यहां पे लिख देते हैं जल्दी से, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। चलो, अब फॉस्फेटिडाइल सीरीन की इंपॉर्टेंस बता दो, बस एक इंपॉर्टेंस काफी है, अगर एक भी आपको आती है ना, दैट इज मोर देन एनफ।
फॉस्फेटिडाइल सीरीन की इंपॉर्टेंस ये आपका ब्रेन के अंदर मिलता है। उसके अलावा ये इसका कॉग्निटिव फंक्शन है, याद रखो ब्रेन के अंदर या आपके कॉग्निशन के अंदर, याद करने के अंदर बहुत रोल प्ले कर रहा है। सही है, ओके, शाबाश। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे। अब ये हमने बात कर ली तीनों तरह के चारों ग्रुप्स की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बारे में याद रखना कि फॉस्फोलिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक का मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंदर आपके दो एंड्स हैं, एक पोलर एंड और एक नॉन पोलर एंड। सर क्या मतलब? अगर मैं यहां लिख देता हूं एम्फीपैथिक, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है फॉस्फोलिपिड का, ये पोलर होगा नॉन पोलर होगा? भाई इसके ऊपर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो ये नॉन पोलर होगा। और इस पूरे के ऊपर चार्ज मौजूद है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अनचार्ज पार्ट भी मौजूद है और चार्ज पार्ट भी मौजूद है। ऐसे मॉलिक्यूल को आप एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हो। कहते नहीं कहते भाई? बिल्कुल कहते हो। चलो, ये तो हो गया इसकी पहली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ना। दूसरी बात ये भी हमने पढ़ रखा है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। और याद करो, सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, याद है? ये क्या बताया था मैंने? ये बताया था हेड। और ये कौन सा हेड था? हाइड्रोफिलिक हेड था। क्यों हाइड्रोफिलिक था? भाई हेड ये वाला पार्ट बनाता है, हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। और नीचे वाला जितना पोर्शन है ये क्या है? टेल है भाई। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, ये सेमी परमिएबल बनाता है सेल मेम्ब्रेन को। उसके अलावा हमने इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली कि ये लंग्स के अंदर मिल रहा है। इसी तरीके से फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपका लिवर में मिल रहा है, बाइल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। सही, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हमारी हो चुकी हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। टर्पीन्स स्टार्ट करें। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ टर्पिनोइड। पहले हम टर्पिनोइड पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सही, ओके। तो टर्पिनोइड पढ़ना है हमें, टर्पिनोइड। अच्छा, टर्पिनोइड जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज मोर 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 देन एनफ। सही है, चलो अब हम बात करते हैं टर्पिनोइड्स की। आ जाओ, तो यहां पे मैं लिखता हूं टर्पिनोइड्स। अच्छा, अब ये जो टर्पिनोइड्स है ना, ये टर्पिनोइड्स अगेन लिपिड का पार्ट है। ठीक है, अगेन लिपिड में डिफरेंट डिफरेंट में लिपिड में जो है वो बाकायदा तौर पे एक ग्रुप मौजूद है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब टर्पिनोइड जो है ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे मिलके बने होते हैं? टर्पीन से, आइसोप्रेनॉइड यूनिट से। ठीक है, तो टर्पिनोइड्स किससे मिलके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट। सर ये आइसोप्रेनॉइड यूनिट का स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं लेकिन बना देता हूं। यहाँ पे आइसोप्रेनॉइड यूनिट के अंदर चार आपके पास कार्बन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं चार कार्बन, तो चार कार्बन कुछ इस तरह के होते हैं। ये मैं थोड़ा सा जिगजैग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बट सुन लो। इसके अंदर जो पहला कार्बन होता है उस पर भी डबल बॉन्ड होता है, और जो चौथा कार्बन होता है उस पर भी डबल बॉन्ड होता है। बस फिर वैलेंसी पूरी कर लो।
यहां पे लगा दो H2, यहां पे लगा दो, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है CH3, सही है, और यहां पे H लगा होता है, और यहां पे लगा होता है H2। सिंपल, ये आइसोप्रेनाइड यूनिट है, याद रखना चाहो याद रख लो, नहीं याद रखना चाहो भूल जाओ, कोई मसला नहीं है। आइसोप्रीन या आइसोप्रेनॉइड सेम चीज है, सही है। अब इसके अंदर टर्पिनॉइड्स की एग्जांपल्स क्या है, टर्पिनॉइड मिलते कहां पे? टर्पिनॉइड आपको पहले तो टर्पिनॉइड्स की क्लासेस सुन लो, टर्पिनॉइड की क्लासिफिकेशन सुन लो। सम बुक्स क्लासिफाई टर्पिनॉइड, तो क्लासिफिकेशन सुन लो। टर्पिनॉइड्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसके अंदर? टर्पिनॉइड्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो टर्पीन्स के अंदर, टर्पीन्स के अंदर। टर्पिनॉइड को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो आपका स्टीरॉइड्स के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे स्टीरॉइड्स के अंदर। टर्पिनॉइड्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो आपका कैरोटेनॉइड्स के अंदर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे कैरोटेनॉइड्स के अंदर और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़नी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टर्पीन से, चलो टर्पीन से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, यहां पे हम लिखते हैं टर्पीन। अब ये टर्पीन्स क्या है सुनते जाना। टर्पीन्स आर बेसिकली, टर्पीन्स आर बेसिकली आपका, टर्पीन्स आर बेसिकली व्हाट टर्पीन्स आर बेसिकली मेड अप, दे आर द क्लास ऑफ टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड की क्लास। अब होता यह है कि जब आइसोप्रीन यूनिट मिलते हैं ना, तो आइसोप्रीन यूनिट मिलके बनाते हैं टर्पीन। क्या मतलब? भाई होता यह है कि अगर दो आइसोप्रीन या आइसोप्रेनॉइड, अगर एक आइसोप्रेनॉइड, मैं इसको आइसोप्रीन लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो कि दोनों नामों से याद रख सकते हैं। मैंने क्या किया, दो आइसोप्रीन यूनिट को मिला दिया। अगर मैं दो आइसोप्रीन यूनिट को मिलाता हूं तो क्या बनता है? एक टर्पीन बनता है। और उस टर्पीन को आप क्या कहते हो? उस टर्पीन को आप कहते हो मोनोटर्पीन। क्या कहते हो? मोनोटर्पीन। सर मोनोटर्पीन क्यों कह रहे हैं, डायटर्पीन क्यों नहीं कह रहे? भाई टर्पीन मिलते, टर्पीन बनते हैं बाय एडिंग आइसोप्रीन यूनिट। दो आइसोप्रीन यूनिट बनाओगे, मिलाओगे तो एक टर्पीन मिलेगा, दैट इज मोनोटर्पीन। अगर दो मिला, अगर मैं तीन मिलाता हूं, अच्छा मैं काम करता हूं, सिंपल ना इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V। चलो, अब मैं क्या कहता हूं, तीन को तो नहीं मिला सकता, मैं चार को मिलाता हूं, ठीक है। मैं चार आइसोप्रीन यूनिट को मिलाता हूं। अब मैं तीन को क्यों नहीं मिलाता सकता, ये छोड़ दो, ये आपके लेवल पे बात है नहीं, तो मैं इसलिए इसको डिस्कस भी नहीं कर रहा। बस ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे रट्टा आप मार सकते हो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है टर्पीन वाला पार्ट, तो इसलिए मैं आपको बस ये इतना जितना बता रहा हूँ ना, इतना इसमें याद कर लो। ओके, तो ये मैंने क्या किया, दो चार आइसोप्रीन यूनिट को मिला लिया, तो आपका क्या बनेगा? डायटरपीन। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर छह को मिला लूं तो क्या बनेगा? ट्राइटरपीन। ठीक है, और अगर बहुत सारे मिला लूं तो पॉलीटरपीन, ट्राइटरपीन, और अगर बहुत सारे मिला लूं तो पॉलीटरपीन। अच्छा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसका ये नाम नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसकी एग्जाम्पल्स है। मोनोटर्पीन की एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेनॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ, मेंथॉल नॉट मिथेनॉल, गलत बोल गया बेटा,
मेंथॉल, 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 मिथेनॉल इज अलग थिंग, मेंथॉल, 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 ठीक है। मिंट, मिंट से मेंथॉल, सही है। उसके अलावा डाइटरपीन की एग्जांपल है विटामिन ए। इसकी एग्जांपल याद रख लो, विटामिन ए, विटामिन ए। ट्राइटरपीन की एग्जांपल आपके पास एम्बरिन है। एम्बरिन एक सब्सटेंस है, ठीक है? अम्बरीन मत पढ़ लेना, दिस इज एम्बरिन, ठीक है, एम्बरिन। और पॉली की हमारे पास नेचुरल रबर है, ठीक है। नेचुरल रबर इज पॉलीटोपी। तो इसकी बस ये एग्जांपल्स याद कर लो, काफी है। नेचुरल रबर। चलो, टर्पीन हो गया। अब आ जाओ सेकंड ग्रुप के ऊपर, दैट इज स्टीरॉइड। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने डिस्कस करना है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स, अब स्टीरॉइड्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमने डिस्कस करना है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टीरॉइड्स क्या होता है, ठीक है? सिंपल। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, सर आपने हाँ बेटा, फॉस्फोलिपिड के अंदर ग्लिसरॉल हेड रीजन के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो, सर आपने टर्पीन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई। देखो टर्पीन आपका फूड के अंदर होता है, डिफरेंट ड्रग्स के अंदर टर्पीन आपको मिलेगा। इसी तरीके से हॉर्मोन्स, डिफरेंट हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो टर्पीन से मिलके बने होते हैं। वाइटामिन, जैसे वाइटामिन ए की एग्जांपल आ गई। इसी तरीके से आप ये देखोगे कि डिफरेंट ऐसी टर्पीन्स हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी काम करती है, इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम करती है। इसी तरीके से कुछ ऐसे टर्पीन्स हैं जो आपका काम करते हैं एंटी कैंसर के तौर पे। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि डिस्कस नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करता। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टीरॉइड्स। आ जाओ स्टीरॉइड्स के ऊपर। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, याद रखना, स्टीरॉइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि टर्पिनॉइड की टाइप है। और इसके अंदर दे कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन एटम न्यूक्लियस। होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टीरॉइड के अंदर 17 कार्बन रिंग होती है। 17 कार्बन की क्या होती है, रिंग होती है। अब वो 17 कार्बन की रिंग कैसे होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 17 कार्बन रिंग कह लो, न्यूक्लियस कह लो, ठीक है, मैं रिंग कह लेता हूँ। 17 कार्बन रिंग होती है। अब इसके अंदर 17 कार्बन रिंग कैसे होती है, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, मैं अल्लाह करे मेरे पास यहाँ पे, हाँ है, चलो। चलो ये देखो, ये मेरे पास कितने कार्बन की रिंग है, बोलो भैया। कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये मेरे पास हो गई 6 कार्बन की 2 रिंग। और ये मेरे पास हो गई, वेट, 6 कार्बन की 3 रिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ, अम, चलो चलो, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। अब अगर आप इधर देखो तो यहां पे मैंने आपको दिखाया कि 17 कार्बन की रिंग है। गिन लो, 17 कार्बन ही होंगे। अब इस 17 कार्बन की रिंग के अंदर याद रखना कि जो पूरा रिंग स्ट्रक्चर बना है ना, जिसके अंदर 3 जो है वो 6 कार्बन वाली रिंग है, दिस इज ए रिंग, दिस इज बी रिंग, दिस इज सी रिंग। और एक 5 कार्बन वाली रिंग है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के आप क्या कहते हो, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टीरॉइड न्यूक्लियस।
दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टीरॉइड न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कह रहे हो, स्टीरॉइड न्यूक्लियस का नाम दे रहे हो। अब इस स्टीरॉइड न्यूक्लियस के अंदर आपने क्या याद रखना है, स्टीरॉइड बहुत सारी तरह के होते हैं, उसके अंदर एक क्लासिकल एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर यहाँ पे मैं आपको कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ करके दिखाऊं, आपके लिए इंपॉर्टेंट बस ये रिंग है, ठीक है। अगर ये आपको रिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता है ना, दैट इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो मैं अब आपको कोलेस्ट्रॉल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये क्या हो गया भाई, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, चलो अब इधर देखो। ये 17 कार्बन की रिंग हो गई। अब इस 17 कार्बन की रिंग के अंदर, इस 17 कार्बन की रिंग के अंदर आपका ये जो ए रिंग है ना, इस ए रिंग में यहां पे लगा होता है ओ एच, और यहां पे इस डी रिंग के पास यहां पे लगा होता है सी एच थ्री, और यहां पे लगा होता है आपका, ये ना भी याद रखो तो चलेगा, बस ये स्ट्रक्चर एक दफा देख लो, ताकि अगर कहीं एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। सही है, सी एच टू, थ्री, सी एच, सी एच थ्री ट्वेल्स। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये। तो ये मैंने क्या बना दिया, कोलेस्ट्रॉल बना। दिस इज नथिंग बट कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसमें एक और जो चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। दिस इज ए रिंग, दिस इज बी रिंग, दिस इज सी रिंग, एंड दिस इज डी रिंग। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कोलेस्ट्रॉल की। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस, कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ठीक है, कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। उसके अलावा, उसके अलावा आपका उसके अलावा आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल के अंदर होता है, लिवर बनाता है, बाइल के अंदर होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां लिखूं तो कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में, बाइल में होगा। ठीक है, और इस कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस क्या है, और इस कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस ये कि इस कोलेस्ट्रॉल से और भी कई सारे स्टीरॉइड बनेंगे, जैसे आपके सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, ये सारे काम, ये सारे किससे बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल से। इसी तरीके से विटामिन डी, विटामिन डी इज ऑल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी, जिसे आप कॉली कैल्सीफेरॉल कहते हो, दैट इज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ। ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। अब आ जाओ आगे। द थर्ड थिंग इज कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके अंदर दो तीन पॉइंट अगर आपको पता है ना, तो मोर देन एनफ, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं चाहता। सही है, याद रखना ये पॉलीटर्पीन्स होते हैं, दे आर पॉलीटर्पीन्स, दे आर पॉलीटर्पीन्स, दे आर पॉलीटर्पीन्स। उसके अलावा इसके अंदर याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे पास ये पॉलीटर्पीन तो है, लेकिन इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि दे दीज कंपाउंड आर बेसिकली पिगमेंट प्रोड्यूसिंग। ठीक है, दे आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, इनके अंदर ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये रेड पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि ऑरेंज पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, येलो, ब्राउन कलर। ये सब प्लांट्स के अंदर कौन से ये जो कलर्स हैं ये किस वजह से आते हैं, कैरोटेनॉइड्स की वजह से। तो अगर मैं कैरोटेनॉइड्स की एग्जांपल दूं प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर कैरोटेनॉइड्स की क्या एग्जांपल होगी, भाई कलर देना है तो क्लोरोफिल इज ऑल्सो कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल। और प्लांट के अंदर कलर देने की कलर देने वाले सब्सटेंसेस कौन से, क्लोरोफिल के अलावा कौन हो गया,
साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, और बोलो, और एग्जाम्पल दो इसकी। फाइटोक्रोम्स जितने भी प्लांट के कलर देने वाले सब्सटेंसेस हैं, जेंथोफिल वगैरह, फाइटोक्रोम। भाई और भी कई सारी एग्जाम्पल हो सकती है। अच्छा, एकेयू के अंदर सवाल आया हुआ था कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये एकेयू का सवाल है, एकेयू का पास पेपर क्वेश्चन है कि क्या ह्यूमन के अंदर कैरोटीनॉइड मिलता है? यस, ह्यूमन में कैरोटीनॉइड मिलता है और ये आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ये याद रखना है बस। इतना भी कर लिया तो काफी है भाई। रेटिना में होता है, शाबाश, आई में होता है, रेटिना में होता है, और ये आपकी सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचा रहा होता है। ओके, अच्छा भैया, अब आ जाओ आखिरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर। चलो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि अगेन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कहा जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन आपको हर मैमिलियन टिश्यू के अंदर मिलेगा, और नॉर्मली ये लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। क्या मतलब? जितने भी ह्यूमन मैमिलियन टिश्यू है ना, उसके अंदर नॉर्मली आपको क्या मिल रहा होता है? नॉर्मली आपको प्रोस्टाग्लैंडिन मिल रहा होता है, और ये रिलीज होता है आसपास, और लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। तो याद रखना, इट इज प्रेजेंट इन द मैमिलियन टिश्यू, प्रेजेंट है मैमिलियन टिश्यू। किस तरह काम करेगा? ये लोकल हार्मोन की तरह काम करेगा। लोकल हार्मोन की तरह काम करेगा, लोकल हार्मोन की तरह काम। ये तो इसके दो जनरल पॉइंट्स हो गए ना। अब हमारे लिए जो अगला पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये बेसिकली ये बेसिकली दे आर कैरेक्टराइज बाय अ 5 कार्बन रिंग। इनके अंदर 5 कार्बन की रिंग्स होती हैं। सही, 5 कार्बन की रिंग्स होती है। इनका स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ वो सुन, ठीक है। इनके अंदर 5 कार्बन की रिंग होती है, और उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके लिए मिनट, प्रोस्टाग्लैंडिन की पिक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये देखो, मैं यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप यहाँ देखो, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर आपको ये मिल रही है एक 5 कार्बन की रिंग। ये आपको मिल रही है 5 कार्बन की रिंग, और इसके साथ ये दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये दो क्या अटैच है? फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है? इसकी बेसिस पे प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट तरह का हो सकता है। इसकी बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप जो है, इसकी बेसिस पे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन डिफरेंट तरह का हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेजर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। PGE2 होता है, I2 होता है, बहुत सारे और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, बट दे आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कैसे है। याद रखना, प्रोस्टाग्लैंडिन मैमिलियन टिश्यू के अंदर बनता है कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा सुनो। होता क्या है कि हमारे पास मौजूद होते हैं, ये जरा सुनना गौर से। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है। अब जब भी सेल ने क्या बनाना होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना होता है ना, तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, इस पे काम करता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। क्या नाम है? फॉस्फोलाइपेज A2। अब ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है ना, ये इस फॉस्फोलिपिड को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद था, तोड़ के बनाता है एराकिडोनिक एसिड। याद है इस एराकिडोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस? क्या बना लिया इसने? एराकिडोनिक एसिड बना लिया। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है ना, ये एराकिडोनिक एसिड, इसके ऊपर काम करेगा क्या?
साइक्लोऑक्सीजनेस एक एंजाइम काम करेगा, ठीक है। वैसे तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो आगे कुछ और भी बना सकता है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला पाथवे, ठीक है। यहाँ पे काम करेगा साइक्लोऑक्सीजनेस, कॉक्स। कॉक्स का मतलब है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम। अब जब ये काम करेगा तो ये आपके पास बनाएगा क्या, डिफरेंट तरह के फॉस्फो, डिफरेंट तरह के आपके पास प्रोस्टाग्लैंड। तो ये क्या बनाएगा भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा। तो ये आपने इसकी प्रोडक्शन याद रखनी है। उसके अलावा आपने इसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, वो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो आपका बहुत सारे काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपका कहीं कहीं ब्लड प्रेशर कम करता है, कहीं कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उसके अलावा ये फीवर कॉज करता है, इसका एक इफेक्ट है ब्लड प्रेशर के ऊपर। अब ये कहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, कहाँ ब्लड प्रेशर कम करता है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये फीवर कॉज करता है, हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर कि किस तरह से फीवर कॉज करता है। इसी तरीके से आपका ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन करवाता है। तीसरी बात, इन्फ्लेमेशन करवाता है। तीसरी बात, ये पेन कॉज करता है। अगर आपको पेन फील हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको लग जाए क्या, किसी भी किस्म की कोई चोट लग जाए, तो आपकी आपके टिश्यू डैमेज होते हैं। जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो वहां पे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, आपको पेन फील करवाता है, पेन की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। तो सोचो अगर किसी शख्स को बुखार है, फीवर है, और अगर मैं उसकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनना रोक दूं, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो याद रखना, अगर मैं फीवर को कम करना चाहता हूं तो सिंपली मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को बनना रोक सकता हूं। प्रोस्टाग्लैंडिन को मैं कहां बनना रोक सकता हूं, अगर मैं सोचो कॉक्स एंजाइम को ही काम करने से रोक दूं तो क्या होगा, फीवर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं कॉक्स एंजाइम को काम करने से रोक दूं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं कॉक्स एंजाइम को काम करने से रोक दूं तो पेन नहीं होगा। याद है आपको, कुछ ऐसी ड्रग्स आपने जरूर पढ़ी होंगी जो इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। कौन सी ड्रग्स हैं? वो ड्रग्स जिन्हें आप एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हो, जो आपका बुखार कम करती हैं, जैसा पैरासिटामोल, ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ोगे एस्पिरिन। एस्पिरिन इज अ एंटीपायरेटिक ड्रग जो आपका बुखार कम करती है। वो इस कॉक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है, इरिवर्सिबली काम करना इसका बंद करवा देती है। तो याद रखना, वो ड्रग्स जिन्हें आप एंटीपायरेटिक कहते हो, जो बुखार कम करती हैं, बेसिकली इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ज्यादा बेहतर अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एनएसएड। एनएसएड बोले तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ये इस कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता, फीवर नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, पेन नहीं होता। जो पैरासिटामोल है, या जो आपका एस्पिरिन है, या जो आपका ब्रोफिन है, या आपका नेप्रोक्सिन है, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आपके इस कैटेगरी के अंदर आती हैं और ये इस तरीके से काम करती हैं। या खास तौर पे जो आपका एस्पिरिन है ना, ये एस्पिरिन खास तौर पे ये काम कर रही होती है। इसी तरीके से ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, वो प्लेटिलेट एग्रेशन करवाता है, यानी कि प्लेटिलेट को जमा करता है। कहीं भी अगर आपको चोट लग जाए तो एग्रीगेशन होती है, प्लेटिलेट जमा होते हैं और वहां पे क्लॉट बन जाता है। तो सोचो अगर किसी शख्स को आ, किसी शख्स के आर्टरी के अंदर क्या बन रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, तो मैं उसको एनएसएड दे सकता हूं? बोलो भाई, दे सकता हूं नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। यहां पे आके हमारा लिपिड वाला पार्ट तो हो गया है कंप्लीट।